आपका स्वागत है एजुकेशनल लर्नर्स पर। तो आज हम लेने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम इस चैप्टर के जो है वो मेन पॉइंट्स देखेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। तो यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए प्लांट्स कैन मेक देयर फूड their own self। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना फूड खुद बनाते हैं। तो उसी प्रकार जो है क्रॉप क्या है? क्रॉप एक प्लांट मतलब बहुत सारे प्लांट एक ही जगह पर उगाना वो क्रॉप होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है हमें, वो है when the plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called a crop। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रॉप मतलब क्या है। मतलब कोई प्लांट्स, एक ही प्रकार के प्लांट्स, मतलब कोई भी कपास हो, सोयाबीन हम जिसे कह सकते हैं, ऐसा एक ही प्रकार का जो प्लांट होता है उसे हम एक ही जगह पर कल्टीवेटेड करते हैं, मतलब उगाते हैं बहुत बड़ी मात्रा पर, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट means that all of the plants grown in the field are that of wheat। अगर हम एग्जाम्पल ले तो गेहूं की खेती हम करते हैं, मतलब बहुत सारे गेहूं के जो पौधे हैं हम उन्हें जो है हमारे खेत में उगाते हैं। एक ही जगह पर उगाया है, एक ही प्रकार के पौधे हैं और बहुत बड़ी मात्रा पर उगाए हैं, मतलब इसका मतलब है कि ये जो है क्रॉप कहलाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक cereals, vegetables and fruits। This can be classified on the basis of the season in which they grow। अब आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, जैसे गेहूं की होती है, अलग अलग होते हैं, जैसे बहुत सारे जो क्रॉप्स है हम हमारे खेत में उगाते हैं, लेकिन उन्हें जो है कुछ सीज़न की ज़रूरत होती है। उन्हें मतलब प्रॉपर सीज़न में वो उगाए जाते हैं, जो सीज़न उसके लिए चाहिए उसी सीज़न में हम उसे उगाते हैं। तो इसी पर जो है वो क्रॉप्स के दो प्रकार उन्हें क्लासिफाइड किया गया है, दो प्रकारों में। तो आप देख सकते हैं वो दो प्रकार है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स मतलब क्या है हम देखेंगे सबसे पहले। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन are called kharif crops। The rainy season in India is generally from June to September। Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are kharif crops। आप देख सकते हैं ये है खरीफ क्रॉप्स की डेफिनेशन। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, मतलब ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, ऐसे क्रॉप्स जो है वो खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। तो आपको तो पता है कि भारत में जो है वो रेनी सीजन जून से लेकर सितंबर तक है, और इसी बीच जो है किसान क्या करते हैं, खरीफ क्रॉप्स उगाते हैं। अब खरीफ क्रॉप्स की मतलब एग्जाम्पल हम कुछ देखेंगे, वो है पैडी, माइज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। तो ये सब जो है वो रेनी सीजन में उगाया जाता है। तो पैडी है, माइज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन जिसे हम कपास कहते हैं, ये सब खरीफ क्रॉप्स में आते हैं जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। तो अब आप दूसरा देख सकते हैं, दूसरा हमारा क्रॉप का प्रकार है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, इंडिया में अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। For example of रबी crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने खरीफ क्रॉप पहले देखा,
पहले हमने खरीफ क्रॉप देखा, उसमें जो है जो क्रॉप है वो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, लेकिन अब रबी क्रॉप देख रहे हैं वो उसे विंटर सीजन में हम उगाते हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च तक विंटर सीजन चलता है, आप सबको पता है, और इसी बीच जो है वो रबी क्रॉप उगाए जाते हैं। और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, वो है व्हीट है, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड, जैसे कि हम गेहूं की खेती करते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, बेसिक पार्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम क्रॉप तो प्रोडक्शन मतलब क्रॉप तो उगाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, उसके लिए कौन से पार्टिसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या हमें करना चाहिए एक क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए, तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखेंगे। अब क्रॉप क्या है ये तो आपको पता चल गया कि क्रॉप के दो प्रकार है, और एक ही जगह पर सेम काइंड के प्लांट्स बहुत मात्रा पर अगर उगाए जाए तो वो क्रॉप्स कहलाते हैं, ये आपको पता चल गया। लेकिन अब ये क्रॉप उगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वह हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब जो हमारी मिट्टी होती है उसे हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होता है। सोविंग, मतलब हमें उसमें जो है सीड्स डालकर जो हमें उत्पादन निकालना है, जो हमें जो 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 प्लांट्स हमें हमारे खेत में उगाने हैं उसके लिए हमें सोविंग करनी पड़ती है, उसके सीड्स बोने पड़ते हैं, बुआई हम जिसे कहते हैं हिंदी में। एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र, अब ये मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र जो है वो एक न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, उसे भी हमें उसमें डालना होता है। और चौथा है इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है, इरिगेशन मतलब उन प्लांट्स को पानी देना। आप सबको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना अन्न खुद तैयार करते हैं और उसमें उन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसीलिए जो है वहाँ पर इरिगेशन भी एक महत्वपूर्ण वहाँ पर एक स्टेप है, चौथी। और 5 नंबर पर आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब ये जो वीड्स है ये जो क्रॉप है, मतलब हमारा जो उत्पादन हमने निकाला है, जो हमारे प्लांट्स है हमारे खेत में, उसके बाजू में कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, मतलब जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्लांट्स ऑटोमेटिक वहाँ पर उग जाते हैं। और इसी को जो है तो ये क्या करते हैं, ये अनवांटेड प्लांट जो है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे क्रॉप के ग्रोथ में जो है तकलीफ पैदा कर देते हैं, तो इसे भी हमें जो है निकालना अनिवार्य है। तो इसीलिए जो है हमें इसको वीड्स से हम उसे वीड्स कहते हैं, तो उससे हमें हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 नंबर की स्टेप है हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, मतलब हमारे समझ लो गेहूँ है, तो गेहूँ को उन क्रॉप से निकाल लेना, गेहूँ को निकाल लेना, वैसे ही हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। और स्टोरेज, अब निकालने के बाद स्टोरेज मतलब उसे कहाँ पर रखे, कैसे रखे, और उससे कैसे प्रोटेक्ट करें अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कहो, चूहे से कहो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टोरेज अच्छी, मतलब स्टोरेज जो है हमें करना पड़ता है, तो उसी के बारे में भी हमें यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हम यहाँ पर पहली स्टेप है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन की, तो यहाँ पर हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल दिया गया है। तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप, ओके, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर is to turn the soil and loosen it.
is the turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soils allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Easily when they go deep into the soil. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में बताया गया है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब जो है वो मिट्टी की क्षमता बढ़ाना, उसे प्रिपेयर करना, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उसे प्रिपेयर करना। अब हमें वहाँ पर क्रॉप उगाना है तो हमें सबसे पहले उस मिट्टी को प्रिपेयर करना होगा, तो वही यहाँ पर दिया गया है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। अब सबको पता है, हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि सबसे पहली स्टेप जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। मतलब सबसे पहले कुछ भी उगाने के लिए हमें मिट्टी की गुणवत्ता को देखना ज़रूरी है और उसे बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर वही दिया गया है और अब यहाँ पर एग्रीकल्चर मतलब कृषि में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि हमें उसे वो जो सॉइल है, हमारा जो सॉइल है उसे हमें लूज़ करना होगा। मतलब जो आप देख सकते हैं बहुत दिनों मतलब उस मिट्टी में कोई प्लांट नहीं उगाया गया तो वो मिट्टी जो है वो कड़क हो जाती है, उसकी क्षमता जो है वो लूज़ नहीं होती है, वो बहुत ही हार्ड होती है। तो उसे लूज़ करना हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क बन जाता है। तो अगर हम उन्हें लूज़ करते हैं तो वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो इसीलिए जो लूज़ सॉइल है मतलब जो ढीली मिट्टी है उसमें जो है जो प्लांट के रूट है वो ज़्यादा अंदर जा पाएंगे और अंदर जाने के बाद वो जो है इजीली अपनी ग्रोथ कर पाएंगे और अपना फूड भी तैयार कर सकेंगे। इसलिए जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में। हमें जो है सॉइल को जो है लूजन करना पड़ता है, उसे लूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया पहली स्टेप और यहाँ पर कुछ जो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमें सॉइल लूज़ करना होता है। अब हमें सॉइल लूज़ करना होता है तो इस लूज़ करने के लिए, उस सॉइल को ढीला करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो होती है टिलिंग और हम उसे प्लोइंग भी कह सकते हैं। अब ये टिलिंग और प्लोइंग किससे की जाती है? तो इसका एक साधन है जिसका नाम है प्लो। अब ये प्लो क्या है? प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big clumps of the soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs, leveling the field in the beneficial for sowing as well as for irrigation. अब यहाँ पर देख सकते हैं आप जो टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल है तो उसे क्या करना पड़ता है, हमें लूजन करना पड़ता है। तो उसे प्रोसेस को हम टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं। और ये जो टिलिंग और प्लोइंग है ये प्लो की मदद द्वारा किया जाता है और ये प्लो जो है ये आयरन और वुड का बना होता है जो हमें मदद करता है जो हमारा सॉइल है उसे लूजन करने पर। अगर आप कभी खेत में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ ड्राई मिट्टी होती है तो उसके क्या बन जाते हैं, गोले बन जाते हैं। तो उसे ब्रेक करना, फोड़ देना उसे बहुत ही नेसेसरी माना जाता है क्योंकि उसमें प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर सॉइल लूज हो, ढीली मिट्टी हो तो क्रॉप की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से हो सकती है, प्लांट की ग्रोथ। अभी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आप देख सकते हैं जो कृषि के लिए साधन हमें चाहिए उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहला साधन तो यहाँ पर प्लो दिया गया है, आप देख सकते हैं ये है प्लो।
तो ये प्लो की डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, मतलब प्लो के बारे में बताया गया है। तो द plow is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and drawn by a pair of bulls or the other animals like horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called a plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is the called plow shaft. This is the handle at one end of the shaft. The other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck. One pair of bull and man easily can ऑपरेट द प्लो। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्लो के बारे में बताया गया है। प्लो जिसे हम मराठी में नागर कहते हैं, तो वो जो प्लो है वो बहुत ही पिछले समय से जो है जो किसान है वो यूज़ करते आए हैं। तो ये प्लो क्या होता है, ये प्लो एक लकड़ी से बना होता है या फिर लोहे से बना होता है। तो ये क्या करता है, ये सॉइल को लूज़ करने में मदद करता है, सॉइल को लूज़ करने में मदद करता है। उसके आगे कुछ ऐसा होता है, आपको दिखा दूँ। ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये लकड़ी है उसके सहारे जो ये बुल्स है, जो हमारे बैल है, उनके नेक पर उसे रखा जाता है। और यहाँ पर जो ये शार्प एंड है आप देख सकते हैं, जिसे हम प्लो शेयर कहते हैं। ये प्लो शेयर जो है वो मिट्टी में अंदर जाता है और आगे जाने के बाद जो है जो हमारे गोले बन चुके हैं मिट्टी के, उन्हें वो फोड़ने का काम करता है। तो इसे प्लो शेयर कहते हैं। और ये जो लकड़ी से जो बैलों के जो नेक पर होता है, इसे हम प्लो शाफ्ट कहते हैं और इसे बीम। तो आप देख सकते हैं प्लो कितना इम्पोर्टेंट है, जो सॉइल लूजन करने में हमें मदद करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं होय। अब ये होय जो है ये दूसरा साधन है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हो के बारे में बताया गया है। तो हो जो है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट इज़ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रोड एंड बेंट प्लेट ऑन द आयरन इज फिक्स्ड ऑन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। अब यहाँ पर हो के बारे में बताया गया है। जो हो है वो भी सॉइल को लूज़ करने में ही अपनाया जाता है, यूज़ किया जाता है। और जो है रिमूविंग वीड्स, मैंने आपको बताया है जो वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप की ग्रोथ नहीं होने देते। तो ऐसे प्लांट्स की मतलब उन्हें हटाने के लिए, उन्हें रिमूव करने के लिए हो का यूज़ किया जाता है। तो चलिए हो को देख लेते हैं। ये है हो, यहाँ पर देख सकते हैं ये बेंट प्लेट है यहाँ पर इसकी। तो ये प्लेट ही क्या करती है, वो सॉइल में जाती है, मिट्टी में जाती है और जो गोले बने होते हैं उसे फोड़ने का काम करता है, उसे लूज़ कर देता है। यहाँ पर ग्रिप दिखाया गया है, ये हैंडल है और ये बीम और ये रॉड से बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका बेंट प्लेट है, ये ब्लेड जैसा है। अगर आप किसी प्लांट को निकाल सकते हैं, उसे काट सकते हैं, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लेड्स जैसा बना हुआ होता है, बहुत ही शार्प होता है। तो यहाँ पर कल्टीवेटर दिखाया गया है। कल्टीवेटर आप सबको पता है। अब नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब यहाँ पर आप सबको कल्टीवेटर पता होगा, जो ट्रैक्टर से चलाया जाता है। और आज प्लो की जगह कल्टीवेटर ने ले ली है। पिछले समय में प्लो का इस्तेमाल किया जाता था बैल की मदद से, और आजकल जो है वो ट्रैक्टर की मदद से जो है वो कल्टीवेटर आ चुका है। वो क्या करता है, सॉइल को लूज़ करता है। और एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि जो ये कल्टीवेटर है ये लेबर और टाइम जो है वो सेव करता है, इसलिए जो है ये बहुत ही प्रचलित है।
अब यहाँ पर हमने सब देख लिए कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट जो है वो हमें कृषि के लिए चाहिए, हमने वो उसे देख लिया। अब हम देखेंगे सोविंग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सोविंग जो है मतलब उगाना, किसी सीड को उगाना, तो सोविंग भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सोविंग दिखाया गया है। तो sowing is an important part of a crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of good variety are selected. Farmer prefers to use seed which give a high yield. अब यहाँ पर देख सकते हैं सोविंग। सोविंग मतलब सीड्स को उगाना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्रीकल्चर में। तो ये एग्रीकल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर हम सोविंग करेंगे तो ही क्रॉप उगेगा, आप सबको पता है। और जो है सोविंग करने से पहले जो गुड क्वालिटी सीड्स है वही सिलेक्ट किए जाते हैं। और फार्मर्स जो है, जो कृषि है, वो पहले सीड्स की देखरेख करते हैं कि सीड्स कैसे हैं, और फिर ही उसे उगाते हैं, क्योंकि अच्छे सीड्स होंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे करें, मतलब सीड्स को कैसे सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर एक आइडिया हमें दिया गया है एक एक्टिविटी के द्वारा। तो अब हम ये एक्टिविटी भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, टेक बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, put a handful of wheat seeds and stir well, wait for some time. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी हमें करनी है। वो एक्टिविटी है, हमें एक बीकर लेना है, उसमें पानी डालना है, कुछ वीट्स ले लेने हैं, गेहूँ ले लेने हैं, और उसमें डाल देना है। तो आपको क्या दिखेगा, आप सबको पता है कि अगर कोई सीड्स अच्छे नहीं हो तो वो ऊपर तैरंगने लगेंगे, और नीचे कुछ डूबने लगेंगे। जो डूब गए हैं वो जो ऊपर तैरंग रहे हैं वो जो है वो ख़राब सीड्स होते हैं। तो इसलिए ऐसी एक मेथड है जिससे हम अच्छी तरीके से सीड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा। अब यहाँ पर सोविंग करने के लिए एक ट्रेडिशनल टूल दिया गया है। The tool used traditionally for sowing seed is shaped like funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends fish into the soil and place seeds there. अब यहाँ पर दिया गया है एक ट्रेडिशनल टूल है जो फनेल आकार का होता है। आपको फनेल पता होगा, ऐसी आकार का जो एक फनेल होता है वो उस ट्रेडिशनल टूल को लगा होता है। और हम ट्रेडिशनल टूल में अगर उस सीड्स डाल देते हैं तो वो पास होगा, 2 और 3 पाइप होंगे, उससे पास होगा, और उससे एक शार्प एंड होंगे, और जो एंड जो है वो मिट्टी में घुसेंगे, और जो है वो वहाँ पर जो सीड है उसे प्लेस कर देंगे, मतलब वहाँ पर सीड लगा देंगे, और उससे ही हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी, वो बढ़ेगा वहाँ पर। तो ये आपको दिख रहा होगा जो ये ट्रेडिशनल टूल की यहाँ पर पिक्चर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फनेल आकार का एक शेप आपको दिखाया गया है, फनेल है। और इसमें देखिए ये फार्मर जो है वो सीड डाल रहा है, और इस पाइप से ये नीचे आकर इस ज़मीन में वो नीचे वो एंड जो है वो नीचे गया है, और वहाँ पर वो सीड्स जो है वो प्लेस हो जाएंगे बेलों की मदद से। ट्रेडिशनल टूल के बारे में देखा था। जो ट्रेडिशनल टूल है वो पिछले समय में सोविंग करने के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब बुआई करने के लिए। और अब इस बार जो ये नया साधन जो प्रचलित हुआ है वो है सीड ड्रिल। आप यहाँ पर सीड ड्रिल की इमेज भी देख सकते हैं। ये है सीड ड्रिल की इमेज, आप देख सकते हैं। बहुत प्रचलित साधन है बुवाई करने के लिए, और ये ट्रैक्टर की मदद से जो है हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। चलिए हम सीड ड्रिल की एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। तो यहाँ पर सीड ड्रिल के बारे में बताया गया है। जो ये सीड ड्रिल है, नाउ डेज द सीड ड्रिल is used for sowing with the help of tractors.
This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using seed drill saves time and labor. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सीड ड्रिल है वो बुआई करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो हमारे सीड्स है उसे मिट्टी में बोने के लिए यूज़ किया जाता है जिससे प्लांट्स तैयार होते हैं। तो ये सीड ड्रिल जो है ये अभी के काल में बहुत प्रचलित साधन है बुआई करने के लिए, और ये ट्रैक्टर की मदद से हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि ये क्या करता है, जो सीड है ये प्रॉपर डिस्टेंस पर और डेप्थ पर सॉ करता है, मतलब उसे मिट्टी में डालता है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये क्या करता है कि जो सीड्स है उसे बुआई करने के बाद मिट्टी में डालने के बाद जो है उसे कवर कर लेता है मिट्टी के लेयर से। तो इससे क्या होता है, जो पंछी है जो उस सीड्स को खाने का प्रयत्न करते हैं वो उन्हें खा नहीं पाते। इससे जो है किसान का नुकसान बहुत ही कम होता है। और जैसे कि ये ट्रेडिशनल टूल है, इसमें जो है जो हमारे पंछी है वो सीड जो है वो खा लेते हैं, लेकिन सीड ड्रिल में ऐसा नहीं है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है जो हमारा तीसरी स्टेप है हमारी एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र। आप देख सकते हैं मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र क्या है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र इज द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में बताया गया है। जो मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मिट्टी में डाला जाता है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, जो प्लांट्स की हेल्थी ग्रोथ में जो है वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं, मदद करते हैं। आप सबको पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, उसी प्रकार प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए फर्टिलाइज़र और मैन्यूअर उन्हें न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं। जिस प्रकार हमें जो है हेल्थी फूड अगर हम खाएंगे तो उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसी प्रकार मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखिए मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो है कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब अगर आप दर साल हर एक साल उस खेत में बुआई करेंगे, बहुत से बहुत प्लांट्स उस खेत में उगाएंगे, तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स है, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएंगे। और ये कम होने के बाद क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रिएंट्स कम होने के बाद क्या हो जाएगा, जो हमारे प्लांट्स है, अब हमने उस प्लांट को सोविंग की है, उसे न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाएंगे, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो जाएंगी। इसलिए किसान को उत्पादन कम होगा और उसे बहुत बड़े नुकसान को झेलना पड़ेगा। इसलिए जो मैन्यूअर और फर्टिलाइज़र है उसे खेत में डालना अत्यावश्यक है, और इससे क्या होता है प्लांट्स को अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो सॉइल में ऐड हो जाते हैं। तो अब हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र देखेंगे। वो मैन्योर क्या है, फर्टिलाइज़र क्या है। यहाँ पर मैन्योर के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैन्योर है, मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो फैक्ट्री में नहीं तैयार किया जाता, वो हमारे खेत में ही तैयार किया जाता है। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका डिकम्पोजिशन होता है प्लांट और एनिमल के वेस्ट से। मान लीजिए काऊ डंग, तो ऐसे कुछ एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, तो उसके डिकम्पोजिशन से जो सब्सटेंस तैयार होता है और वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस तैयार होता है उसे हम मैन्योर कहते हैं। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। अब यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब यहाँ पर देखिए फर्टिलाइज़र जो है वो केमिकल
एक सब्सटेंस होता है केमिकल का, और उसमें जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो प्लांट को अत्यावश्यक होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल दिया गया है, यूरिया, एल्यूमिनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, उसमें जो है वो होते हैं ऐसे तरीके न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को ग्रोथ के लिए मदद करते हैं। तो आप अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जो फर्टिलाइज़र और मैन्यूअर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। अब हमने देखा कि ये दोनों भी न्यूट्रिएंट देते हैं, ये उसकी समानता हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें जो है डिफरेंस भी होंगे, तो वो डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, fertilizer is man-made inorganic salt. Manure is natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्टिलाइजर्स है वो मैन मेड है, मतलब हमने वो बनाए हैं, मैन मेड है वो हमने बनाए हैं, केमिकल ट्रीटमेंट से उसे बनाए हैं। और जो मैन्यूअर है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन से तैयार हुआ है, उसे काऊ डंग से मान लीजिए और प्लांट्स के रेसिड्यूज से वो तैयार हो चुका है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज वेयर मैन्यूअर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। अब ये जो फर्टिलाइज़र है ये फैक्ट्रीज में जो है वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं, लेकिन मैन्यूअर जो है वो खेत में प्रिपेयर हो सकते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल वेयर मैन्यूअर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. Fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, where manure is relatively less rich in plants nutrients. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डिफरेंस के हमने डिफरेंस जो देखा इसमें आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि मैन्योर जो है वो फर्टिलाइज़र से बहुत अच्छा है, और इसके रीजन भी है यहाँ पर दिए गए हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइज़र, दिस इज बिकॉज इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पर देखिए जो मैन्योर है वो फर्टिलाइज़र से अच्छा माना गया है। इसका कारण ये है कि जो तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो मैन्यूअर की है वो फर्टिलाइज़र से बहुत अच्छी है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। अब ये क्या करता है, सॉइल को पोरस बनाता है जिससे जो गैसेस एक्सचेंज होती है सॉइल की वो बहुत ईजी हो सके। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब आपको पता है कि फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब अर्थवॉर्म है, जिसे हम जो है फार्मर का फ्रेंड कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर इज अर्थवॉर्म, जो मदद करते हैं। ऐसे प्रकार के जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है उसे वो बढ़ाने का काम करता है, मतलब बहुत अच्छा काम करता है। और इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूअर। अब देखेंगे हम इरिगेशन, जो हमारा 4th स्टेप है इरिगेशन वाली। तो इरिगेशन क्या है एक बार देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर to the crop at regular intervals is called a crop is called a irrigation, sorry is called a irrigation। मतलब जो वाटर का सप्लाई है, आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार प्लांट्स के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पर पानी देना मतलब इरिगेशन की मेथड हम उसे कहेंगे। तो ये इरिगेशन की मेथड है। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ इरिगेशन देखेंगे तो आपको पता है सोर्स ऑफ इरिगेशन वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं हमारे खेत में होते हैं, जो कुएं होते हैं और जो नदियाँ होती है। तो ये जो है उसके सोर्स है, उससे हम पानी लेकर जो है हमारे क्रॉप को उसे प्रोवाइड करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स दिए गए हैं इरिगेशन के। तो ट्रेडिशनल मेथड तो आपको पता ही है, जो ये मोट है, ये जो मोट है आपको पता है कि पिछले समय में जो है यूज़ करते थे हमारे दादा परदादा। तो ये जो मोट है इसका ये मोट है, और ये बहुत सारे ऐसे जो है ये पिछले समय में यूज़ करने वाले जो एक सिस्टम होती थी
उसे जो है यूज़ करते थे। जैसे ये चेन पंप है, ये ढेकली है और ये राहट है। तो ऐसे बहुत सारे जो है ऐसे कुछ सिस्टम्स है जिनसे हम जो है हमारे खेत को पानी देते थे। लेकिन अब जो मॉडर्न सिस्टम निकली है, अब जो मॉडर्न मेथड्स निकले हैं, सिस्टम्स निकले हैं, तो वो है स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। आपने नाम तो सुना होगा स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम का। जो स्प्रिंकल सिस्टम है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द देयर टॉप are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipes under the pressure with the help of a pump. It escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop if it is like a raining, and sprinkle system is more useful on a sandy soil. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्प्रिंकल सिस्टम है इसका मतलब क्या है। तो स्प्रिंकल सिस्टम का क्या होता है, ये बहुत यूज़फुल होता है अनइवन लैंड पर जहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि आपने ढेकली और मोट में देखा होगा, कहीं पर पानी जाता है कहीं पर नहीं जाता। तो ऐसे जो है इस स्प्रिंकल सिस्टम में जहाँ पर पानी नहीं जाता वहाँ पर भी पानी जा सकता है, और अनइवन लैंड है जहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर ये पानी को प्रोवाइड करता है, वाटर को प्रोवाइड करता है। और इसकी बनावट किस तरीके से है, ये जो एक परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, आपने ऐसे स्ट्रेट वाले पाइप्स होते हैं, मैं आपको दिखा दूं, ऐसे पाइप्स होते हैं और फिर उस पर रोटेटिंग नोज़ल होते हैं यहाँ पर। और ये रोटेटिंग नोज़ल जो है, ये पाइप जो है मेन पाइपलाइन से जुड़ी होती है। समझ लीजिए यहाँ पर एक कुआं है तो उस कुएं से ये मेन पाइपलाइन जुड़ी होती है। जब हम जो है इसे अलाउ करते हैं, पानी को अलाउ करते हैं इसमें से जाने के लिए, पंप की मदद से जाते हैं ये प्रेशर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर प्रेशर से उसे हमने अलाउ कर दिया तो ये यहाँ पर से जाकर इस रोटेटिंग नोज़ल पर जो है ये घूमेंगे, और फिर घूमने के बाद जो पानी है वो इस तरीके से यहाँ पर स्प्रिंकल हो जाएगा, और वो पूरे लैंड पर जो है वो अपना पानी छिड़केगा। जिस तरीके से वो स्प्रिंकल होगा ऐसा लगेगा जैसे कि रेन शुरू है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से वो स्प्रिंकल होगा। तो यहाँ पर ड्रिप सिस्टम दूसरी सिस्टम दिखाई गई है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द रूट, वो रूट की पोजीशन में गिरता है और इसलिए वो ड्रिप सिस्टम कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रिप सिस्टम, ये कुआं है और ये पंप की मदद से जो है ये वाटर इस पाइपलाइन से जाएगा, और इस पाइपलाइन में जो है ये पाइप्स कनेक्ट किए हुए हैं और इसमें थोड़े थोड़े से होल होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ड्रिप सिस्टम में जो है ये एग्जैक्ट पोजीशन रूट के पास जो है इसका पानी गिरेगा। तो ये थे कुछ मेथड ड्रिप से इरिगेशन के। नाउ हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो हमारे 5th स्टेप है एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले हम वीड्स जान लेते हैं। वीड्स क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं इन अ फील्ड। मेनी अदर अनडिजिबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दिस अनडिजिबल प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। तो आपको ये क्या है, जो वीड्स होते हैं वो क्रॉप मतलब हमारे जो प्लांट्स है जिससे जो हमें चाहिए उत्पादन जो है हमारा, उसके अलोंग मतलब उसके बाजू में नेचुरली प्रोसेस से नेचुरली जो है वो ग्रो हो जाते हैं कुछ अनडिजिबल प्लांट, अनवांटेड प्लांट जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे प्लांट्स को हम जो है वीड्स कहते हैं। अब ये वीड्स को कंट्रोल करने में जो केमिकल हम यूज़ करते हैं उसे वीडिसाइड्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब हार्वेस्टिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, जो हमारी 6 स्टेप है। अब ये हमारी 6 स्टेप है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब जो हार्वेस्टिंग है, अब जो क्रॉप है हमारे जो उत्पादन है जो खेत में
चुके हैं उसे जो है निकालने के लिए हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं, या फिर कुछ ऐसा साधन होता है उससे हम जो है उसे निकाल लेते हैं, उसे कट कर लेते हैं वहाँ पर से वो मैच्योर होने के बाद, तो उसे ही हार्वेस्टिंग कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। और जो है in the harvested crop the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called a threshing. आप यहाँ पर जो है हमने हार्वेस्टिंग तो कर ली है, हमने सूखे हुए पौधे निकाल लिए, लेकिन उस सूखे हुए पौधों से हमें हमारे ग्रेन्स निकालने हैं। मान लीजिए गेहूं की खेती की है, गेहूं के पौधे सूख गए हैं, फिर हमने उसे हार्वेस्टर की मदद से निकाल लिए, हार्वेस्टिंग कर ली, और अब उस गेहूं के पौधे से गेहूं को निकालने के लिए हमें थ्रेशिंग करना पड़ता है, जिसे हम थ्रेशर की मदद से कर सकते हैं। लेकिन अब एक मशीन निकली है कंबाइन, जिसका नाम है कंबाइन, वो हार्वेस्टिंग भी कर लेता है और थ्रेशिंग भी कर लेता है। तो ये एक मशीन निकल चुकी है। अब यहाँ पर फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेप एंड चाप बाय विनोविंग। अब यहाँ पर लास्ट हमारी स्टेप है एग्रीकल्चर में स्टोरेज। तो ये जो स्टोरेज है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू kept for longer time, they should be safe from moisture, insect, rats and microorganisms. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टोरेज है वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में। अगर मान लीजिए हमने हमारे गेहूँ निकाल लिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने हमारे गेहूँ जो है थ्रेशिंग की मदद से निकाल लिए या फिर कंबाइन मशीन से निकाल लिए हैं, और वो गेहूँ हमने निकाल ली है, लेकिन अब उसे रखेंगे कहाँ, किस तरीके से रखेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। उसे अगर हम बहुत समय तक स्टोर करके रखेंगे बहुत समय तक, तो वो क्या होंगे, वो सेफ रहेंगे, और चूहे से सेफ रहेंगे और इंसेक्ट से सेफ रहेंगे, मॉइस्चर नहीं होगा, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी सेफ रहेंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको दूषित कर देते हैं। अगर हम उसे बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे घर में रखेंगे, बांध कर कहीं पर रख देंगे बहुत समय तक, तो उसे कुछ नहीं होगा, वो एकदम सेफ रहेंगे। तो ये थी हमारी जो लास्ट स्टेप है एग्रीकल्चर में, जो 7th नंबर की स्टेप है हमने यहाँ पर देख ली है। तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के इतने सारे स्टेप्स होते हैं जिसे हम करने के बाद हम हमारा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो ये हमने क्रॉप प्रोडक्शन पूरा देख लिया, कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, कैसे उसकी देखभाल करना है, उसके लिए क्या क्या करना है। तो अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से 7 स्टेप है जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है सोविंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ जो है वो है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, सिक्स हार्वेस्टिंग, और 7th है हमारा भी देखा। तो ये थे कुछ स्टेप्स जिससे हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने जो है हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा कर लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। तो अभी के लिए धन्यवाद।